गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और अब आप जोर शोर से मेंस की तैयारी में भिड़े होंगे और उसी मेंस की तैयारी की कड़ी में एडुटेरिया की ओर से थोड़ी सी आपकी सहायता के लिए ये मेंस का बैच शुरू किया गया है। आज मेंस के बैच की ये पहली क्लास है। ये क्लास इंग्लिश मीडियम के बैच की है और मैं मैं क्लास की ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसे मैं डील करूंगा। ज्योग्राफी का सेक्शन जैसा कि आपको पता है जीएस पेपर 2 में आता है, तो चलिए उसी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम डीके उपाध्याय, एडुटेरिया के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और इस जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां जहां आप मुझे सुन रहे हैं उन सभी पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। तो आज का जो बेसिकली हमारी बातचीत रहेगी वो यहां मैंने पहले ही सेट कर दिया है। बीपीएससी ज्योग्राफी मेंस सिलेबस एनालिसिस से हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस टॉपिक पे बात करने से पहले थोड़ी बहुत बातें आपसे करना जरूरी है। दो एक बातें जो आपके डाउट्स हैं तो पहले उस पे बात कर लें, उसके बाद हम सिलेबस एनालिसिस और पेपर की एनालिसिस करेंगे और फिर उसी पर आज हमारी बात चलेगी। हम कैसे कैसे अपना सिलेबस आगे की तरफ उसे अग्रसर करेंगे और कैसे कैसे हमारी पढ़ाई होगी आगे, उसका खाका, उसका सिलेबस, उसका ड्राफ्ट हम आज आपसे बात करेंगे। तो चलिए पहले दो एक डाउट आजकल स्टूडेंट्स के पास बहुत ज्यादा हैं तो उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। डाउट में पहला डाउट यह है, कट ऑफ। किसी भी स्टूडेंट का सबसे पहला डाउट कट ऑफ को लेकर है। पहला डाउट यही है कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा सर, ये पता नहीं चल पा रहा है। तो बेटा आप लोग जितने भी लोग पीटी दिए होंगे, करंट अफेयर का सिलेबस अनएक्सपेक्टेड था। कहीं से आप पढ़ के चले जाइए, करंट अफेयर का सिलेबस इतना अनएक्सपेक्टेड था कि शायद वो कुछ लोगों को हवा लगा, कुछ लोगों को हवा नहीं लगा। बहुत ज्यादा कहीं कहीं फैक्चुअल डेटा का बहुत ज्यादा एनालिसिस ठीक ठाक पूछ दिया था। तो कट ऑफ का जो हम लोगों के हिसाब से जो अनुमान है, ऐसा नहीं है कि हम लोग 100% सही ही हो सकते हैं, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कट ऑफ लगभग पिछले साल से 6 से 8 नंबर कम ही जाने वाला है। तो जिस भी कैटेगरी का कट ऑफ पिछले साल जैसा था 6 से 8 नंबर कम जोड़िए और अगर जो आप इसके रेंज में आ रहे हैं तो बाबू धूमधाम से तैयारी कीजिए, तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा डाउट यह है कि सर हमारा पीटी हम जान रहे हैं एकदम नहीं निकलेगा, क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए? ये क्वेश्चन टैग। दूसरा ये भी डाउट है कि क्या हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए, हम मेंस की तैयारी करें, इससे कुछ फायदा होगा? तो इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं उसे मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको मानना होगा मानिएगा, नहीं मानना होगा नहीं मानिएगा, बस सुन लेना है। मेंस की तैयारी करनी चाहिए ना करनी चाहिए, इसके जब मैं कहूंगा करनी चाहिए या मैं कहूंगा नहीं करनी चाहिए तो इसके पीछे एक ठीक ठाक अच्छा सा तर्क होना चाहिए। आप ऐसे उल जुलूल किसी भी तर्क पे आप अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकते। तो मेंस की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से मेंस की तैयारी आपको करनी चाहिए। पहला उसका सबसे अच्छा तर्क जो है, मान लेते हैं आपका पीटी नहीं हो रहा है, आप फिर 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो 72वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए जितने भी कंटेंट आप पढ़ोगे वो आपके दिमाग में हमेशा बातें रहेंगी कि हमें पीटी तैयार करना है, हमें पीटी तैयार करना है, हमें प्रीलिम्स तैयार करना है, और आप फिर से उसी वन लाइनर पोर्शन पे फिर से वही टेस्ट सीरीज उन्हीं पर आप चले आओगे। पहली बार बाबू ऐसा हो रहा है, ये शायद बीपीएससी के इतिहास में पहली दूसरी बार या मतलब कम बार ऐसा हुआ होगा कि पीटी और मेंस के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 से 3 महीने बहुत होता है। इस बार क्या है, मतलब इस बार का मतलब 71वीं बीपीएससी में क्या है, 71वीं बीपीएससी में अभी जो एग्जाम हुआ, सितंबर में एग्जाम हुआ 2025, और इसका मेंस का जो एग्जाम है, ये पीटी हुआ, मेंस का जो एग्जाम है
मेंस का एग्जाम जनवरी 2026 के आसपास ही होना है, उसके बाद ही होना है। इसका मतलब पहली बार बीच में इलेक्शन के नाते ये एग्जाम, मेंस का एग्जाम थोड़ा सा दूर है, हमें अच्छा खासा टाइम है। तो पहला तो ये फायदा है कि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, और बात करूं बीपीएससी भी इसके बाद जाएगा। दूसरा तर्क, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मेंस की तैयारी कर रहे हो तो जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, मतलब केमिस्ट्री, मतलब बायोलॉजी, जनरल साइंस। फिर दूसरा, आप एंशियंट और मेडुअल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री में भी पूरा नहीं, कल्चर तो आप मेंस में पढ़ोगे, इन दोनों को अगर जो छोड़ दें तो लगभग लगभग बातें आप मेंस में पढ़ रहे हैं। मतलब इन दोनों को अगर जो छोड़ा जाए तो मेंस में आप लगभग लगभग बातें, कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ रहे हैं। तो अगर जो कोई मेंस की तैयारी कर रहा है तो आपको 72वीं बीपीएससी के लिए जनरल साइंस तैयार करना होगा। साइंस टेक्नोलॉजी तो आप यहां पढ़ोगे। दूसरा, एंशियंट में भी पूरा नहीं तैयार करना पड़ेगा क्योंकि कल्चर तो आप यहां पढ़ ही रहे हो। मेडुअल हिस्ट्री में कुछ चीजें तैयार करनी पड़ेंगी और सारी बातें आप यहां पढ़ रहे हो। आप यहां करंट अफेयर पढ़ोगे जीएस 1 में, आप यहां मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे जीएस 1 में, है ना, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे जीएस 1 में। फिर से आप यहां जियो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे जीएस 2 में, आप यहां पॉलिटी पढ़ेंगे जीएस 2 में, आप यहां रोल ऑफ साइंस एंड टेक पढ़ेंगे जीएस 2 में। तो कहने का मतलब, और इसे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, इसे पूरा एनालिटिकल वे में पढ़ रहे हैं, इसे आप बाकायदे लिख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं। और आपको भी पता है अगर जो किसी भी टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ के और फिर लिखना सीख लें तो जाहिर सी बात है वो टॉपिक आपका हो जाएगा। एक बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे, कई बार गलत होगा, हम फिर किसी मेंटर से मिलेंगे, किसी से मिलेंगे, हम टेस्ट मेंस का देंगे, ये जान के देना कि हमें इसी बार मेंस देना है। और अगर जो आप ये पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेंस की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप अगर जो 72वीं बीपीएससी पीटी से पहले आप सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों को अच्छे से थोड़ा सा टेस्ट सीरीज के माध्यम से या किसी भी माध्यम से इसे तैयार कर लिए, आप इसे रिवाइज कर लिए, तो पक्का मैं यकीन के साथ बता रहा हूं कम से कम 6 से 8 नंबर आपके अधिक आएंगे और लोगों से अधिक आएंगे अगर जो मेंस की तैयारी पूरी अच्छे से है। क्योंकि आप यहां लिख लिख के कर रहे हैं, कई डायमेंशन आप यहां ऐसे देख रहे हैं जो शायद आप पीटी की तैयारी सिर्फ कर रहे होते तो शायद आपको ना मिलता। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा तर्क है कि अगर जो ये सोच रहे हो कि मेंस की तैयारी करनी चाहिए या फिर से पीटी में लग जाना चाहिए, तो बेटा मेंस और पीटी कोई अलग अलग नहीं होता। प्रीलिम्स में मैं अगर जो आपको पढ़ाऊंगा कि हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जन से हुआ है, तो ऐसा नहीं कि मेंस में मैं पढ़ाने लगूंगा कि हिमालय का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के कन्वर्जन से, दोनों की टक्कर से हुआ है। मतलब ऐसा तो कोई बात हुई नहीं, जो है वो है। ज्योग्राफी एक नेचुरल साइंस है, उसमें जो मैं यहां बताऊंगा वही थोड़ा सा एनालिटिकल वे में, थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा लिखने वाली स्टाइल में आपको वहां बता दिया जाएगा। फैक्ट लगभग सारी चीजें वही रहेंगी। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब हुआ, ये आपके दूसरे सवाल का जवाब हुआ। दूसरा सवाल जो आपका था कि मेंस की तैयारी करनी चाहिए, अब आप इस पे अपना एक जजमेंट लीजिए। मेरा तर्क सही लगे तो आपको ठीक है, आप मेंस की तैयारी कीजिए, नहीं सही लगे, इसके अलावा भी कोई तर्क आपको दिख रहा है जो अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, वो आपके लिए सुटेबल हो सकता है, आप उसके लिए फ्री हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस पे, मेंस के सिलेबस पे। मेंस एग्जाम आपको भी पता है, मेंस एग्जाम हमारा 900 नंबरों का है। ये 900 नंबर कैसे हैं? जीएस 1 300 नंबरों के, जीएस 2 300 नंबरों का, और ऐसे ही एस से 300 नंबरों का। हमारा ये जो बैच शुरू हो रहा है वो इंग्लिश मीडियम बैच है।
हम जो पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं या जिसका हम सिलेबस एनालिसिस आज कर रहे हैं, जो बैच अब शुरू हो रहा है यहां, वो इंग्लिश मीडियम बैच ज्योग्राफी का बैच है। मैं आपको पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो जीएस पेपर 2 में है, GS 2। GS 2 में इस तरीके से सेक्शन बटे होते हैं। पहला सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन 2, तीसरा सेक्शन 3। अब ऐसे 3 नहीं लिखा रहता है, ऐसे रहता है सेक्शन 3 ऐसे लिखा रहता है। तो फर्स्ट इस तरीके से सेक्शन बटे रहता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें, उसके बाद सिलेबस पे आते हैं, पेपर पे आ जाएंगे। सेक्शन 1 में ये हिस्ट्री, मतलब वो भी मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इसे आप कह सकते हो करेंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल, स्टेट या इसी को कहते हैं DI, ये पेपर 1 में है। GS पेपर या सेक्शन 1 में है। GS पेपर 2 के सेक्शन 2 में यहां होता है जियो इकोनॉमिक्स, मतलब ज्योग्राफी भी और इकोनॉमिक्स भी। सेक्शन 3 में होता है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार। कुछ इस टाइप से सिलेबस होता है। मतलब यहां साइंस और टेक्नोलॉजी का रोल पूछ रहा है डेवलपमेंट में, इंडिया और बिहार के डेवलपमेंट में। वो जनरल साइंस यहां नहीं पूछ रहा है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं यहां पढ़ना है। अगर जो फिजिक्स पढ़ना भी है तो नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना है। अगर जो फिजिक्स पढ़ना है तो सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। अगर जो कोई कंप्यूटर पढ़ना भी है तो उसका सोशियो इकोनॉमिक यूज पढ़ना है। मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज यहां भी हो सकता है, इसका यूज यहां भी हो सकता है। हम जिस सिलेबस की बात कर रहे हैं, हम जिस टॉपिक को डील करने वाले हैं, जियो इकोनॉमिक्स को, इसका रिलेशन सिर्फ यहीं से नहीं है, इसका रिलेशन कहीं ना कहीं यहां से भी होगा, इसका रिलेशन भी यहां से होगा, इसका रिलेशन थोड़ा सा यहां से भी हो सकता है, थोड़ा सा यहां से भी हो सकता है, ज्यादा इधर से होगा। तो चलिए हम सिलेबस पे आ जाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, कुछ प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन देखेंगे। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर ही हम आगे के टॉपिक को डील करेंगे। किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, मैं पहले ही आपको बता दूं, किसी भी लड़ाई, कोई भी लड़ाई आपके सामने हो, जैसे ये भी एग्जाम देना भी एक लड़ाई का ही कहीं ना कहीं टाइप है। तो किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए हमें कम से कम अपने दुश्मन की थाह लगा लेनी चाहिए, अपने दुश्मन के बारे में कम से कम ठीक से अंदाजा हो जाना चाहिए। भगवान राम भी यही किए थे। वो भी जब रावण से लड़ने जा रहे थे तो ठीक ठाक उन्होंने रावण के बारे में रिसर्च किया, अच्छे से जंगल जंगल टहला, ऋषि मुनियों से पूछा कि भाई ये कैसा आदमी है। तो पता चला वो देवताओं से नहीं मरेगा, उसने वरदान ले रखा है। तो किससे मरेगा? इंसान से मरेगा। इंसान से मरेगा, कह रहा था कि तो इंसान से नहीं मरेगा, और कौन हो सकता है? तो बंदर भालुओं से मरेगा। तो उनकी सेना बनाई। फिर रावण के बारे में जानना चाहा तो फिर से हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी को उन्होंने भेजा कि जाके सिलेबस पता करके आओ भाई, क्या क्या मामला है। वो गए, अच्छे से सिलेबस पता किए, बल्कि सिलेबस कम ही कर दिए, लंका जला दी। फिर जब लड़ाई का समय आया कि चलो अब लड़ाई लड़नी है, तो फिर से बोले कि ना क्या पता कैसा हो गया हो मामला। फिर अंगद को भेजा, और अंगद किसी राजा का लड़का था, बाली का बेटा अंगद को भेजा जिम्मेदारी के साथ कि सब लोग जा रहे हैं, अंगद तुम जा रहे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरी है। तुम एक राजा के बेटे हो, तुमने शुरू से पॉलिटिक्स देखी है, तो वहां जाना है, ठीक से पॉलिटिकली पहले उसे डराना है, पहले उसे मनाना है, और ना माने तो दम अपना दिखा देना है। तो अंगद ज्योमेट्री में बड़ा स्मार्ट था, तो पहले अंगद गए, अंगद ने पहले अपना प्रस्ताव रखा, सारी बातें रखी, उसके बाद जब नहीं माना तो अच्छे से वो पांव जमा दिए। सिलेबस पता लग गया कि इसके आसपास जो बैठने वाले लोग हैं, किसी में इतना दम नहीं कि मेरा पैर उठा पाए। तो सिलेबस अच्छे से पता हो गया। उसके बाद थोड़ा दिन लगा, लड़ाई जीत गए। ये सब कहानियां हमें बस यही सिखाती हैं कि जब भी किसी लड़ाई को हम लड़ने जाएं तो सबसे पहले ठीक से सिलेबस पता करें। हमारा सिलेबस मतलब
इतना अच्छा तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम सिलेबस को पता करने के लिए क्या क्या करते हैं, पहले मेंस में जो जो चीजें गवर्नमेंट ऑफ बिहार से जो जो उनके गजट नोटिफिकेशन में है पहले वो पढ़ लेते हैं। अगर जो उससे भी बात नहीं बन पा रही है तो हम पिछला कुछ सालों का हम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमें ट्रेंड पता लग जाता है। इसका मतलब हमें रावण से अगर जो लड़ाई लड़नी है तो उसके पिछले कुछ युद्धों को देख लिया और उसकी वर्तमान शक्ति को देख लिया, उसके पावर को देख लिया, उसके बाद हमें पता लग जाएगा कि भाई इसके पास कितनी पावर है। हम भी वही करने वाले हैं। हम पिछला जो सिलेबस है, सिलेबस आपको थोड़ा सा बता दिया कि कैसे कैसे आता है। 300 नंबरों का है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 2 का पार्ट है जियो इकोनॉमिक्स, और उसी के हिसाब से हम थोड़ा सा पीवाईक्यू देखेंगे जिससे हमें सिलेबस का पता लग जाए। अब अगर जो सिलेबस को एक लाइन में डिफाइन करना है बिना पीवाईक्यू देखे, तो मेरे हिसाब से जियो इकोनॉमिक्स का सिलेबस, या हम कहें ज्योग्राफी का मेंस का सिलेबस, ज्योग्राफी मेंस का सिलेबस डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इंडिया और बिहार के बारे में जितना जानना है यही सिलेबस है। इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। मतलब जैसे हम फाउंडेशन बैचेज में पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, सियाल, सीमा, निफे, क्लाइमेटोलॉजी, ये एटमॉस्फेयर की लेयर, इससे मतलब ही नहीं है। मेंस में केवल और केवल अगर जो आपसे पूछेगा तो वो इंडिया और बिहार के बारे में, इसके बाहर का सिलेबस ही नहीं है। इसके बाहर का कुछ मेंस में पढ़ना ही नहीं है। और जब आप पीटी के भी सवाल आजकल देख रहे होंगे, तो अगर जो 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी में आ जा रहा है, तो 20-22 क्वेश्चन में से 15 से 18 क्वेश्चन इसी से आ रहा है। 2-1 क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिजियोग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी से जाता है। ये भी आप ट्रेंड आजकल देख रहे हैं। तो मैंने आपसे पहले ही बोला कि मेंस की तैयारी जब आप कर रहे हो तो ऐसे ही आपका पीटी तो होलिस्टिक तैयार ही हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू थोड़ा सा देख लेंगे। पिछले सालों का, कई सालों का क्वेश्चन मैं लगा दिया हूं, इसी पेज पे लगाया हूं, और उसके बाद हम सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये पिछले साल का कुछ क्वेश्चन है। 67th बीपीएससी का क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला सेक्शन 2 में आता है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है। मैं चूंकि बैच तो ये इंग्लिश मीडियम का है, लेकिन मैं कोशिश किया हूं चाहे वो क्वेश्चन हो और या आपका सिलेबस हो, वो दोनों लैंग्वेज में हो। जिसको भी देखना हो, जिसको भी करना हो, वो आप देख सकते हो। इसमें क्या कहा है, मेजर नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में बताइए बिहार के। इनमें से 2 को सेलेक्ट कीजिए और ये कहां मिलते हैं बताइए, और इनका इंपॉर्टेंस बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, कहीं ना कहीं आप खुद बताओ ये किससे है। ये कहीं ना कहीं बिहार की ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी ऑफ बिहार से है। और ज्योग्राफी ऑफ बिहार से किस चैप्टर से होगा, मिनरल से, मिनरल से या रिसोर्स से, रिसोर्स से ये टॉपिक होगा। नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताना है। अब कोई बच्चा इसे लिख रहा है तो नेचुरल रिसोर्स को सिर्फ मिनरल समझ लिया। नेचुरल रिसोर्स बेटा सनलाइट भी है, नेचुरल रिसोर्स रनिंग वाटर भी है, मतलब नदियां भी हैं। नेचुरल रिसोर्स सनलाइट, नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट भी है, नेचुरल रिसोर्स सॉइल भी है, नेचुरल रिसोर्स में से मिनरल भी है। तमाम नेचुरल रिसोर्स है। कह रहे हैं इनमें से किसी 2 को देखिए, उनको शो कीजिए और उसका बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस बताइए। ये भी देखो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ऐसे ही फिर से देखिए 68 बीपीएससी। अच्छा, मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको। जैसे जैसे 67th, 68, 69th, 70 बीपीएससी, जैसे जैसे आप इसकी तरफ बढ़ेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन इधर से इधर आने पर इंक्रीज हुए हैं, बढ़े हैं। देखो 67th बीपीएससी में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन एक थे। 68 में देखो फिर क्या कह रहा है, अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन है। फिर क्या कह रहा है, रॉ मटेरियल बेस्ड बिहार, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अर्बनाइजेशन से
पॉपुलेशन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं किससे है, इंडस्ट्री से क्वेश्चन है। आप खुद देखो बार बार वो इंडिया बिहार से इधर बढ़ ही नहीं रहा है। आगे बढ़ेंगे, 69 बीपीएससी में आ गए। अब 69 बीपीएससी में एकदम गजब का क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आने लगे, इस बीच ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आने लगे। यहां फिर देखो मॉनसून से क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी है। एनर्जी से क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, क्या सफिशियंट है डोमेस्टिक नीड के लिए, पॉसिबल अल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी बताइए, क्रिटिकल रिव्यू बताइए। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ है। एनर्जी से क्वेश्चन है। टूरिज्म इंडस्ट्री का इंडिया में एनालाइज कीजिए, फ्यूचर इसका बताइए, कंट्री में क्या फ्यूचर है। इस बार मान लेते हैं 69 बीपीएससी में टूरिज्म इंडस्ट्री से क्वेश्चन आया, हो सकता है अगली बार पूछ ले टूरिज्म इंडस्ट्री में चैलेंजेस क्या क्या है। तो पता लगा टूरिज्म इंडस्ट्री का चैलेंजेस हमारे यहाँ इंफ्रा का तो है ही, साथ साथ टूरिज्म इंडस्ट्री का एक चैलेंज और मिला। टूरिज्म इंडस्ट्री का एक चैलेंज और मिला क्या, पहलगाम अटैक। मतलब टेररिज्म भी हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री का आजकल चैलेंज बना हुआ है, और खासकर नॉर्दर्न इंडिया में। तो हो सकता हमें तो हर तरफ से तैयार करना। मॉनसून के बारे में पूछ लिया तो मॉनसून के बारे में सिर्फ मॉनसून नहीं तैयार करना, मॉनसून से जितना रिलेटेड बातें हैं वो सब तैयार कर लेना है। तो देखो मॉनसून से क्वेश्चन आया। एससी एसटी का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पूछ लिया, भी शॉर्ट आंसर में ही पूछ लिया। ये भी कहीं ना कहीं फिजियोग्राफी से ही या इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। फिजियोग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। इंटर मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन डिस्क्राइब इन द रीजन विच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इंक्लूडेड। उस लैंड को बताइए जहां बिहार स्टेट इंक्लूड है। डायरेक्ट फिजियोग्राफी से क्वेश्चन है। फिर से एग्रोक्लाइमेटिक जोन से क्वेश्चन है। फिर मॉनसून से इसी 69 में क्वेश्चन है। मतलब मॉनसून से क्वेश्चन देखो 38 मार्क्स का, और ये 8 मार्क्स का, 38 प्लस 8। आप समझ रहे हो ना, 46 मार्क्स का तो सिर्फ मॉनसून से क्वेश्चन है, वो भी एक ही पेपर में। फिर आगे बढ़ेंगे 70वीं बीपीएससी। फिर से देखो वहां पूछा था 69 में मॉनसून से, यहां पूछा मॉनसून से ही क्वेश्चन है। बस क्या पूछा, क्लाइमेटिक कंडीशन बताइए और मैकेनिज्म किसका, विंटर रेनफॉल। इंडिया में विंटर रेनफॉल का क्लाइमेटिक कंडीशन। डिस्कस इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पूछ ले, वेजिटेशन से है ना। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ लिया, क्या, जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर कल्टीवेशन मेजर टाइप्स ऑफ मिलेट्स इंडिया। तो मिलेट की एग्रीकल्चर के बारे में ज्योग्राफिकल कंडीशन, सुटेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या क्या होगा। भाई हम पढ़ते ही हैं बचपन से, क्लास 8 के एनसीईआरटी से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप, इन सभी की कंडीशन एक एक पेज में दिया है वहां। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी भारी बात, इंडिया बिहार से ही रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें भी देखो मखाना के बारे में बहुत न्यूज में था, तो मखाना के बारे में क्वेश्चन आ गया, है ना। ऑटोमोबाइल सेक्टर से, इंडस्ट्री से क्वेश्चन आ गया। फिर यहां क्या कह रहा है, फिर से देखिए ये दोनों क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन है। बड़े क्या कह रहा है, पेनिनसुला इंडिया मोर रिच है, किसके मामले में, रॉक एंड मिनरल के मामले में, ये स्टेटमेंट दिया। अब कह रहा है डिस्कस कीजिए इस स्टेटमेंट को किससे, रिलेशन किसका, देयर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन और एंड एसोसिएट करना है क्वेरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटी से। मतलब पेनिनसुला इंडिया बहुत ज्यादा रिच है मिनरल के मामले में। इस स्टेटमेंट के इर्द गिर्द आप क्या रिलेट करके देखना है कि इसका ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन और यहां माइनिंग क्वेरिंग एक्टिविटी से इसका क्या रिलेशन। फिर देखिए सॉइल से क्वेश्चन आ गया, एलुवियल डिलुवियल सॉइल से क्वेश्चन। मतलब आप खुद देख रहे हैं कहीं ना कहीं इंडिया बिहार से ही रिलेट करके सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 70वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से भी देखो पॉपुलेशन से क्वेश्चन आया, सोलर एनर्जी से क्वेश्चन आया। तो अब हम क्या करेंगे, आपको कम से कम जो हमारे आने वाले सिलेबस में हमारी पढ़ाई के दौरान हमें क्या क्या पढ़ना है, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और जो हमारे सिलेबस में डिस्क्राइब हो उससे हम क्या क्या टॉपिक अपनी मेंस की क्लास में पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, हम उस पर बात कर रहे हैं। अभी तक पीवाईक्यू देख के हमें इतना पता चला कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज्ड है, वो इंडियन ज्योग्राफी और बिहार।
तो यहां से जो भी टॉपिक हो सकते हैं वो हमारा मेंस का सिलेबस है। जो भी टॉपिक हो सकते हैं वही हमारा मेंस का सिलेबस है। इसी को ध्यान से देखना है, इसी को ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए इसके थोड़ी सी बात होगी। कुछ यहां प्रिंटेड भी मटेरियल दिए गए हैं, उसे भी हम देखेंगे। तो हमें कुल मिला जुला के पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी को। देखो ध्यान से, जैसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं इंडिया है। मैप गड़बड़ बन जाए तो एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बनाता हूं क्योंकि मुझे पता है आपका इतना भी नहीं बनेगा, तो इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ बना लेता हूं। तो ये मान लेते हैं इंडिया है। हमें अपने सिलेबस को पढ़ने के लिए इस इंडिया को ही कई बार पढ़ना है, और इसी में बिहार इंक्लूड है। जब इंडिया पढ़ेंगे बस थोड़ा सा स्पेशली हम बिहार पढ़ लिया करेंगे, इसमें बिहार इंक्लूड है। तो अब देखें, इस पूरी इंडिया को सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी, और उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जरूरी यहां हमें जान लेना है फिजियोग्राफी। और बिहार की फिजियोग्राफी, यहां मैं लिख दिया फिजिकल ज्योग्राफी। ध्यान देना, पूरी इंडिया में ये भी एक क्लासिफिकेशन है, पूरे इंडिया का ये भी एक क्लासिफिकेशन है। ये क्या है? 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन है, लेकिन फिजियोग्राफी या फिजिकल क्लासिफिकेशन दूसरा है। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब नेचुरल, हम आप उसे क्लासिफाई नहीं कर सकते, वो एकदम कट क्लियर है नेचर की तरफ से ही। इसे पढ़ने का कई पर्पज है। पहला तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा, इसका रिलेशन आपके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी है। इसका रिलेशन आपके साइंस टेक्नोलॉजी, मतलब जीएस पेपर जो आप देख रहे हैं सेक्शन 2 सेक्शन 2 का रिलेशन कहीं ना कहीं सेक्शन 3 से भी है और सेक्शन 1 से भी है। इस पूरी फिजियोग्राफी में ध्यान दीजिए, इस पूरी फिजियोग्राफी में हम यहां से शुरू करेंगे कि भाई इसमें हम नॉर्थ में देख लें। तो इस पूरी फिजियोग्राफी में हम सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन देखेंगे। नॉर्दर्न माउंटेन में हम स्पेशली देखेंगे हिमालय, पूरा डिटेल हिमालय में देखेंगे। जैसे भी क्वेश्चन आ जाए, साथ साथ इसमें हिमालय का इंपॉर्टेंस भी देखेंगे कि भाई हिमालय का इंपॉर्टेंस क्या है। हिमालय का इंपॉर्टेंस इधर से जाने वाली तो ओशनिक विंड को रोकना, साउथ स्ट्रेट विंड को रोकना, रेनफॉल करना। हिमालय का रोल क्या है? सेंट्रल एशिया से आने वाली कूल विंड को रोकना, जिससे हमारे यहां ज्यादा ठंडक नहीं पड़ती। तो ये पूरी फिजियोग्राफी जानेंगे। ऐसे ही ये पहली फिजियोग्राफी हो गई। ऐसे ही जब देखेंगे तो यहां पता चलेगा ये ग्रेटर प्लेन है। तो जब हम नॉर्दर्न माउंटेन देख लेंगे तो दूसरे नंबर पे नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया। इसी नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन को कहेंगे इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब इसी इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में यही हम डेजर्ट भी देखेंगे। थार डेजर्ट इसी में शामिल हम कर सकते हैं, है ना। ये प्लेन एरिया तो नहीं, प्लेन एरिया है लेकिन अब ये फर्टाइल बस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेन एरिया ही है। ये भी उसी समय बना जब गंगा का मैदान बना। तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन और ये नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन में आ जाएगा। नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन के बाद फिर ये पेनिनसुला रीजन, इधर अरबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। इसका मतलब इधर इंडियन ओशन। तो आप खुद देखेंगे ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा लैंड मास, ऐसा लैंड फॉर्म जो तीन ओर से पानी से घिरा है। तीन ओर से पानी से घिरे हुए स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हैं? पेनिनसुला। तो ये इंडियन पेनिनसुला है। अब इस इंडियन पेनिनसुला में तमाम चीजें पढ़नी है। इसी इंडियन पेनिनसुला में इसी इंडियन पेनिनसुला में ध्यान से देखिए, इसी इंडियन पेनिनसुला में यहां हम पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड,
इसी इसी सेंट्रल हाईलैंड में यहां हम पढ़ेंगे अरावली, यहां हम पढ़ेंगे विंध्यन, यहां हम पढ़ेंगे सतपुड़ा, यहां तमाम सारे प्लेटूज पढ़ेंगे, यहां मालवा, यहां मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, यहां पढ़ेंगे छोटा नागपुर प्लेटू, राजमहल हिल, मालवा प्लेटू सारे पढ़ेंगे, यहां विंध्यन पढ़ेंगे, यहां सतपुड़ा पढ़ेंगे, यहां हम पढ़ेंगे पेनिनसुला का प्लेटू। तो यही हम इंडियन पेनिनसुला में सेंट्रल हाईलैंड, इसी में हम पढ़ेंगे। फिर इधर दक्कन प्लेटू है, दक्कन प्लेटू, यहां दंडकारण्य प्लेटू, यहां आंध्रा प्लेटू, यहां कर्नाटक, बेंगलोर, मैसूर प्लेटू। तो यही हम सेंट्रल हाईलैंड हम पढ़ लिए, ये सेंट्रल हाईलैंड है। सेंट्रल हाईलैंड के बाद पेनिनसुला प्लेटू पढ़ लिए, ये सारे पेनिनसुला प्लेटू हैं, ये सारे पेनिनसुला प्लेटू हैं। अब इस पेनिनसुला प्लेटू के बाद पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला में, इसी इंडियन पेनिनसुला में ध्यान से देखिए, इसी इंडियन पेनिनसुला में यहां मिल जाएगा ऐसे वेस्टर्न घाट माउंटेन, यहां मिल जाएगा ऐसे ईस्टर्न घाट माउंटेन, यहां मिल गया नीलगिरी, यहां मिल गया अन्नमलाई, यहां कार्डमम। तो इसका मतलब यहां वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट पढ़ लिए, इसका भी सबका इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिए। इसी में हम कोस्टल प्लेन भी पढ़ लेंगे, या इसे अलग टॉपिक कर सकते हैं, कोस्टल प्लेन भी कर सकते हैं। इस कोस्टल प्लेन के बाद ध्यान से समझिए, इस पूरे इंडिया को इधर से यहां देखेंगे हिमालय है, और हिमालय ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे हिमालय मुड़ा हुआ है, और ये मुड़ के फिर यहां ओशन में भी है, बंगाल की खाड़ी में। इसे ही हिमालयन स्ट्रक्चर को कहते हैं अंडमान निकोबार। ऐसे ही कुछ आइलैंड यहां अरबियन सी में है, तो हम आइलैंड भी पढ़ लेंगे, इंडिया के आइलैंड्स और इसका इंपॉर्टेंस। तो ये पूरी फिजियोग्राफी एक बार अच्छे से पढ़ना है, पूरी फिजियोग्राफी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूं कि इस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे देखो, कहां गया, फिजियोग्राफी से क्वेश्चन तो हमारे यहां पूछे गए हैं। ये 69th में मॉनसून के बारे में पूछा। फिर हाँ देखो, यहां फिजियोग्राफी से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ रहा है, डिवाइडेड इनटू द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड डिस्क्राइब द रीजन इन विच लैंड ऑफ बिहार स्टेट इंक्लूडेड। तो इस टाइप से डायरेक्ट सवाल है। और जो भी चीजें आप पढ़ोगे, मानसून पढ़ोगे, तो मानसून में बिना फिजियोग्राफी जाने आप कैसे मानसून का, आप क्लाइमेट चेंज, मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बताओगे कि भाई मानसून कहां कहां कैसे बारिश कर रहा है, बिना फिजियोग्राफी जाने आप कुछ नहीं कर सकते। अगर जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन आप जान रहे हो, बिना फिजियोग्राफी आप जाने कर ही नहीं सकते कि कहां चाय की खेती हो रही है, कहां रिवर का कैचमेंट एरिया ज्यादा है, कहां एलुवियल सॉइल ज्यादा, सब कुछ तो फिजियोग्राफी पे ही डिपेंड है। तो सबसे जरूरी और सबसे डिटेल हमें इसी टॉपिक को पढ़ना है, सबसे डिटेल हमें इसी फिजियोग्राफी को पढ़ना है। अब इस फिजियोग्राफी को कई बार, फिजियोग्राफी एक बार यहां से लेकर एकदम यहां तक पूरा पढ़ लिए, यहां मतलब कश्मीर से या नॉर्दर्न माउंटेन से शुरू किया, यहां केप कॉमरिन, यहां कन्याकुमारी से कन्याकुमारी, और यहां अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट तक सारी चीजें पढ़ लिए। इसी को यहां टॉपिक में बता दिया गया कि भाई फिजियोग्राफी जब हम पढ़ेंगे दोनों लैंग्वेज में दिया गया है, लेकिन बैच हमारा इंग्लिश मीडियम का है। तो यहां नॉर्दर्न माउंटेन पढ़ लिए, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ लिए, ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय का इंपॉर्टेंस पढ़ लिए, नॉर्दर्न ग्रेटर प्लेन, सेंट्रल हाईलैंड पढ़ लिए, सदर्न हिल्स पढ़ लिए, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, इसका इंपॉर्टेंस, आइलैंड। यही तो आपको बताया गया है पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक। अब इसमें दूसरा, जब हम इसे पढ़ लेंगे तो इसे पढ़ने के बाद हम दूसरा टॉपिक यहां पढ़ेंगे, ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा। दूसरा टॉपिक हम यहां पढ़ेंगे किसको, बिहार। जैसे हम इंडिया की पूरी फिजियोग्राफी पढ़े, इंडिया की पूरी फिजियोग्राफी, यहां ध्यान दो, इंडिया की पूरी फिजियोग्राफी पढ़े, तो हमें फिर बिहार के बारे में थोड़ा सा जानना है। कैसे जानना है बिहार के बारे में, यहां देखिए, हमें पता चला कि इंडिया का ये जो हिमालय वाला पोर्शन है, हिमालय वाला रीजन है, ये नॉर्थ में है। हिमालय में सबसे साउथ में यहां ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक सबसे साउथ में है।
इंडिया का जो प्लेटू वाला रीजन है ये भी इधर है, ये जो विंध्यन रीजन है ये कहां तक है, ये बिहार तक है। तो जब आप पूरा इंडिया अच्छे से जान लिए तब आपको पता चलेगा कि इसी तरीके से बिहार की फिजियोग्राफी डिसाइड होती है। पूरा इंडिया जान लिए तो हमें पता चला कि बिहार का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ये पश्चिम चंपारण, ये हिमालय का स्ट्रक्चर है, यहां शिवालिक है। बिहार का जो बीच वाला स्ट्रक्चर है ये गैंगेटिक प्लेन है। तब हमें पता चलेगा बिहार का जो साउथ वेस्ट स्ट्रक्चर है ये विंध्यन, और बिहार का सदर्न स्ट्रक्चर ये यहां औरंगाबाद से लेकर राजगीर, नालंदा, मुंगेर पहाड़ी, मंगेश्वरी, जेठियन पहाड़ी, और उसके बाद यहां क्यूल, बांका, जमालपुर हिल, मंदार हिल तक लेकर औरंगाबाद से बांका तक, ये कौन सा, ये छोटा नागपुर प्लेटो का रीजन है। जब हम पूरी फिजियोग्राफी पढ़ लें तब जाके हम बिहार की फिजियोग्राफी जान सकते हैं, और जब बिहार की फिजियोग्राफी जान ले तो इसी पर बेस्ड हमारा सारा क्वेश्चन होगा। मतलब एक बार पूरी फिजियोग्राफी जान लिए, बिहार की फिजियोग्राफी जान लिए। ऐसे ही दूसरे नंबर पे हमें जानना है, इसका दूसरे नंबर पे हमें जानना है पूरे इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब इंडिया का कौन सा पोर्शन, कौन सा लैंड फॉर्म, कौन सा स्ट्रक्चर कब बना। जो लैंड फॉर्म, जो स्ट्रक्चर जितना पुराना है वो स्ट्रक्चर मिनरल के हिसाब से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उतना ज्यादा वहां एक्सपेंसिव मिनरल मिलेंगे, उतना ज्यादा वहां कहीं ना कहीं आयरन ऑक्साइड अच्छे से मिलेगा, उतना ज्यादा सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, गोल्ड के लिए, और तमाम जो भी रेयर मिनरल है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जब हम इसे जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई पृथ्वी के फॉर्मेशन को इस तरीके से, जैसे 100 सालों को एक सेंचुरी बोल देते हैं, उसमें 10 सालों का डेकेड होता है, उसी में 365 दिन का साल होता है। ऐसे पृथ्वी के निर्माण को सबसे पहला जो कैलेंडर होता है इयोन कहेंगे, इसके अंदर होता है एरा, इसके अंदर होता है पीरियड, इसके अंदर होता है इपॉक। तो हमें पता चला कि भाई पृथ्वी के फॉर्मेशन को 2 इयोन में बांटा गया, पृथ्वी के फॉर्मेशन को 2 इयोन में बांटा गया, एक जब लाइफ नहीं था, एक जब लाइफ था। लाइफ नहीं था बोला गया, आजोइक, वर्ड्स पे ध्यान देना, रटना एकदम नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, एकदम अच्छे से लिख दे रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं, ये एकदम ये काम नहीं करना है, ये तो एकदम मना है। जितने बच्चे आप मुझे जान रहे होंगे वो अच्छे से जान रहे होंगे, मैं कुछ भी रटा के नहीं पढ़ाऊंगा। जितने लोग आज देख रहे होंगे ये वीडियो, आप अच्छे से जान रहे होंगे, मैं रटाऊंगा कुछ नहीं। तो इसीलिए अच्छे से जानना है सब कुछ। अभी तो आज मान लेते हैं आपका एनालिसिस क्लास है, पहली क्लास है, धीरे धीरे इसी पर हमारी बात चलेगी आगे। तो इयोन में एक लाइफ नहीं था तो आजोइक हो गया, जब लाइफ है तो जोइक या फेनेरोजोइक। अब आजोइक में 4 कैलेंडर, आर्कियन, धारवार, कुड़प्पा, विंध्यन, ये पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब आर्कियन सबसे पुराना, पृथ्वी के हॉट लिक्विड मैटर मतलब मैग्मा के कूलिंग से ये आर्कियन यही बना। तो ये इग्नियस, जहां जहां आर्कियन मिलेगा इग्नियस रॉक मिलेगी, इग्नियस रॉक मिलेगी, इसका मतलब यही ओरिजिनल है। इसका इरोजन डिपोजिशन हुआ ये बना, इन दोनों का इरोजन डिपोजिशन हुआ ये बना, इन तीनों का इरोजन डिपोजिशन हुआ ये बना। इसका मतलब सबसे पहला आर्कियन बना, उसके बाद धारवार, उसके बाद कुड़प्पा, उसके बाद विंध्यन। अब आर्कियन का जहां स्ट्रक्चर मिलेगा जैसे नीलगिरी। अब मैं आपको पहले बताऊं, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम तब पढ़ेंगे जब पूरी फिजियोग्राफी पढ़ लें, ये पूरी फिजियोग्राफी पढ़ लें, तभी तो हमें पता चलेगा कि आर्कियन स्ट्रक्चर इंडिया में यहां नीलगिरी के पास है, अन्नमलाई के पास है,
यहां बुंदेलखंड जो है आर्कियन स्ट्रक्चर है, यहां वेस्ट बंगाल आर्कियन स्ट्रक्चर है। इसका मतलब यहां रेयर मिनरल मिलेंगे, बहुत महंगे मिनरल मिलेंगे, जो एक्सपेंसिव हैं, जो बहुत ज्यादा कीमती हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अब फिर यहां पता चला कि भाई आर्कियन से ही इरोजन डिपोजिशन होकर धारवार बना, तो कहीं ना कहीं आर्कियन के बगले में मिलेगा। तो फिर ध्यान से देना है, फिर यही फिजियोग्राफी काम आएगा कि भाई आर्कियन के बगल में बना, इसका मतलब यहां कर्नाटक वाला रीजन होगा, ये धारवाड़ रीजन होगा। कर्नाटक के बाद फिर यहां छोटानागपुर रीजन धारवाड़ रीजन होगा, धारवाड़ रीजन यहां अरावली, ये पूरा हिमाचल तक ये धारवाड़ रीजन होगा। इसी तरीके से धारवाड़ रीजन, और धारवाड़ रीजन दो चीजों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। धारवाड़ स्ट्रक्चर दो चीजों के लिए, एक गोल्ड के लिए, एक लोहे के लिए। मतलब भारत में जितना लोहा मिलेगा, आयरन मिलेगा, वो किस में मिलेगा? धारवाड़ स्ट्रक्चर में। जितना गोल्ड मिलेगा डिपोजिशन, धारवाड़ स्ट्रक्चर में। इसलिए आप देखते होंगे धारवाड़ स्ट्रक्चर में ही सबसे अधिक गोल्ड मिलता है। तो गोल्ड की माइनिंग यहां होती है, केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड, एचजीएफ हट्टी गोल्ड फील्ड। सबसे अधिक गोल्ड रिजर्व कहां है? इस छोटानागपुर प्लेटू रीजन में, यहां साउथ में, बिहार के साउथ में, छोटानागपुर के नॉर्थ में, जमुई में। तो आपका ये जो क्वेश्चन आया, यहां देखना है, क्वेश्चन भी देखना है। यहां जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आया वो इसी पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन, पेनिनसुला इंडिया मोर रिच फॉर रॉक एंड मिनरल, डिस्कस कीजिए स्टेटमेंट को रिलेटेड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड विद क्वेरिंग एंड माइनिंग एक्टिविटी। तो आपको ऐसे समझना है, एक बार ध्यान से समझिए, आपको ऐसे समझना है कि जो जितना पुराना होगा वो पृथ्वी के उतना ही अंदर होगा। मतलब उसे हमें आर्कियन समय का, धारवाड़ समय के मिनरल को निकालने के लिए हमें पृथ्वी के अंदर जाना पड़ेगा। इसका मतलब वर्टिकल ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। वर्टिकल ड्रिलिंग का मतलब माइनिंग करनी पड़ेगी। उससे नया जो स्ट्रक्चर है कोडप्पा विंध्यन को पाने के लिए माइनिंग की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बना लोहा वगैरह नहीं है, इसमें क्या है? लाइमस्टोन, मार्बल्स, रेड सैंडस्टोन। इसके लिए क्वेरिंग करनी पड़ती है। तो माइनिंग क्वेरिंग में बेसिक फर्क क्या है? ऐसा मिनरल जिसे पाने के लिए हमें वर्टिकल ड्रिलिंग करनी पड़ती है, पृथ्वी के ऊपर की लेयर हटानी पड़ती है, अंदर जाना पड़ता है, तब हमें मिले माइनिंग। ऐसा मिनरल, लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, टेक्निकल लैंग्वेज नहीं, ऐसा मिनरल जिसे पाने के लिए बस ऊपर से हल्का फुल्का झाड़ फूक किया, उसके बाद जैसे भी लगाया, पत्थर को तोड़ना शुरू किया। जैसे जमालपुर की पहाड़ी में गए, रेड सैंडस्टोन चाहिए, अपना देसी भी चारों तरफ से लगाया, तोड़ ताड़ के ट्रक में भरा ले आए, क्वेरिंग हुआ। तो जो जितना पुराना होगा वहां माइनिंग होगा, उससे जैसे जैसे नया होगा क्वेरिंग होगा। यही सवाल तो यहां पूछा, अब आप लोग समझ नहीं पाए। यही सवाल तो यहां पूछा, मतलब इसके जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को किससे, क्वेरिंग और माइनिंग एक्टिविटी से रिलेट करना है। ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा और इसे हम डिटेल पढ़ेंगे। जो बच्चे पहले मुझसे पढ़े हैं, आप खुद थोड़ा सा याद करो बेटा, ये सारी चीजें मैं डिटेल आपको पढ़ाया हूं और वही क्वेश्चन आया। फिर से आगे देखो, तो ये मेंस का हमारा टॉपिक होगा। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ लिए, तो फिजियोग्राफी इंडिया, बिहार की फिजियोग्राफी, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पूरा डिटेल पढ़ लिए। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बाद फिर रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। हमें यहां रिवर सिस्टम के बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। पहली बात, लाइन बाय लाइन, जैसे फाउंडेशन में हम रिवर सिस्टम पढ़ते हैं, एक एक नदियां पढ़ लिया अच्छे से, वो हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्या जानना है? हमें नदियों के पैटर्न को जान लेना है। नदियों का क्या टाइप है वो जान लेना है। टाइप का मतलब दो टाइप की नदियां, कुछ नदियां हिमालय से निकलती हैं, कुछ नदियां पेनिनसुला से निकलती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में पानी ज्यादा होता है, पेनिनसुला से निकलने वाली नदियों में पानी कम होता है। अब इसमें देखो, इसमें पानी क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि दो बार इसमें पानी की सप्लाई हो जाती है। एक बार बर्फ के गलने से, अप्रैल मई जून में मेल्टिंग ऑफ आइस, एक बार जुलाई से सितंबर महीने में बारिश से, रेन वाटर से। तो इसमें पानी ज्यादा होता है, इसीलिए ये किस टाइप की होंगी? पेरिनियल होंगी। पेनिनसुला रिवर डिपेंड होती है केवल रेन वाटर पे, इसीलिए कैसी होंगी? नॉन पेरिनियल। मतलब कुछ जिसमें पानी हमेशा होगा पेरिनियल, जिसमें पानी हमेशा नहीं होगा, जो केवल डिपेंड होंगी बारिश पे, नॉन पेरिनियल। अब इसी में देखो टाइप हो गया। पैटर्न क्या क्या भाई? पैटर्न, कुछ रिवर जैसे देखो, जो हिमालय की रिवर होंगी, ऐसे एक रिवर निकल रही होगी,
फिर इसमें जाके ऐसे कोई मिल गई, फिर इसमें जाके ऐसे कोई मिल गई, फिर इसमें जाके ऐसे कोई मिल गई, इसमें भी ऐसे मिली, ऐसे मिली, ऐसे, इस तरीके से। इसी तरीके से, मतलब एक पेड़ जैसा पैटर्न बना रही हैं, पेड़ जैसा पैटर्न, डेंड्राइटिक पैटर्न। और सिर्फ हम इसी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, हम बिहार के भी रिवर को भी जान लेंगे। रिवर का क्या रोल है बिहार के डेवलपमेंट में, इंडिया के, वो भी हम जान लेंगे। कैसे कैसे कौन कौन सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट, फिर कोसी रिवर वैली प्रोजेक्ट जो बिहार के लिए रिलेटेड है, वो भी हम जानेंगे। साथ साथ इसमें हम जानेंगे रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। अब रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में जैसे आजकल केन बेतवा न्यूज में है, आजकल बिहार में कोसी मेची न्यूज में है, इस तरीके से हम जानेंगे। क्लियर। फिर इसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा सॉइल। अगला टॉपिक सॉइल होगा। हम सॉइल को भी डिटेल में जानेंगे, सॉइल को भी हम डिटेल में जानेंगे कि भाई सॉइल क्या क्या, इसमें क्या क्या पढ़ना है। सॉइल के टाइप पढ़ लेने हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका इंडिया का भी जान लेंगे, 8 टाइप की सॉइल, 8 टाइप की सॉइल इंडिया का जान लेंगे, और ऐसे बिहार का भी जान लेंगे कि बिहार में सबसे पहले तराई सॉइल, उसके बाद ऐसे जनरली ऐसे साउथ में, इसके साउथ में तराई के बाद खादर सॉइल, तीसरा इसके बाद बाल सुंदरी जिसे लोम्ड कहते हैं, ऐसे बाद इसके बाद गंगा है। अब गंगा के किनारे चौथा नंबर पर गंगा के साउथ में फिर क्या मिलेगी, टाल सॉइल। टाल का मतलब वाटर लॉगिंग जहां रहता है, जल से भरी रहती है मिट्टी, पानी से भरी रहती है, जल से भरी रहती है, टाल सॉइल। ऐसे ही साउथ में थोड़ा सा जाएंगे, केरल केवाल सॉइल। केरल केवाल का मतलब ऐसी सॉइल जो एसिडिक हो गई है या बेसिक हो गई है, उसे केरल या केवाल सॉइल कहते हैं। जब आप सॉइल पढ़ेंगे 8 टाइप में, तो इसी में सैलाइन एल्कलाइन सॉइल पढ़ेंगे, तो सैलाइन एल्कलाइन सॉइल का कहीं ना कहीं टाइप है, ये बिहार के रीजनल लैंग्वेज में केरल केवाल कहा जाता है। ऐसे छठे टाइप की सॉइल मिलेगी बलथर। बलथर का मतलब बालू और पत्थर। ऐसे यहां जहां विंध्यन रीजन है, यहां मिलेगी रेड एंड येलो सॉइल। इसी टाइप से तो बिहार की भी सॉइल पढ़ लेंगे। इसमें कहां कहां कौन सा डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन सा एग्रीकल्चर होता है, इसे भी हमें जानना है। समझ में आ रही बात? ठीक है। और इसका भाई इसका क्या क्या यूज है नेचुरल रिसोर्स में, क्या क्या, कहां गया, सॉइल के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में हम लगभग सारी बातें जानेंगे, है ना। एक नेचुरल रिसोर्स के रूप में क्या क्या इसका यूज है, सॉइल कंजर्वेशन, पॉल्यूशन, इसके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे। इसके बाद सॉइल जब जान लेंगे तो एग्रीकल्चर भी जानेंगे। कौन कौन सा एग्रीकल्चर, मैंने पहले ही बताया है, जो हम सॉइल जान रहे हैं तो साथ साथ एग्रीकल्चर जानेंगे। एग्रीकल्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्वा एग्रीकल्चर, बिहार में एक्वा एग्रीकल्चर मखाना कितना फेमस है, एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में जानेंगे, है ना। एग्रीकल्चर क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके सोल्यूशन के बारे में एग्रो क्लाइमेटिक जोन हम जानेंगे। एग्रो क्लाइमेटिक जोन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, यहां देखो, एग्रो क्लाइमेटिक जोन से आई होप क्वेश्चन है, ये देखो, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन से क्वेश्चन है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन बिहार का पूछा, हम अब ये तो है नहीं कि बिहार का फिर से आ जाएगा, लेकिन हम इंडिया का भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन जान लेंगे। क्या पता इंडिया का एग्रो क्लाइमेटिक जोन कैसे पूछ ले, तो आपको पता चलेगा कि 1989 में प्लानिंग कमीशन ने इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा। इस 15 का सब क्लासिफिकेशन 60 में किया गया, 60 सब क्लासिफिकेशन किया गया। इस 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में ईस्ट यूपी
और बिहार एक ही एग्रोक्लाइमेटिक जोन में है। लेकिन जब 60 सब क्लासिफिकेशन किया गया तो इसमें बिहार को 3 पार्ट में बांटा गया। 1 और 2 नॉर्थ बिहार में है, तीसरा साउथ बिहार में है। अब तीसरे में ए बी कर दिया गया है, वो सब बातें आपको यहां बताई जाएंगी। ठीक है, तो एग्रोक्लाइमेटिक जोन भी हम जानेंगे यहां। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी हम जानेंगे, है ना। इसकी लोकेशन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और बिहार के सिनेरियो में जानना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉनसून, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें जानना है कि मॉनसून के संबंधित, मॉनसून से रिलेट करके जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे हो जाएं। जैसे मॉनसून से देखो कितने क्वेश्चन आए हैं, सबसे पहले मॉनसून से ही क्वेश्चन देख लें। यहीं से क्वेश्चन शुरू है, यहीं से देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहीं से देखो, मॉनसून का कैरेक्टरिस्टिक और मैकेनिज्म पूछा है। फिर ऐसे ही इसी क्वेश्चन में यहां मॉनसून से डिटेल क्वेश्चन पूछा है। मॉनसून सिस्टम इंडिया का, इसका नेचर क्या है, टाइप क्या है, क्लाइमेट चेंज से रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सिनोनिम, ईस्टर्ली एंड वेस्टर्ली जेट फिजिबिलिटी। फिर ऐसे ही मॉनसून से यहां भी 70वीं बीपीएससी में विंटर रेनफॉल से पूछा, कहीं ना कहीं ये भी मॉनसून से रिलेट कर रहा है ना। तो मॉनसून से हर बार क्वेश्चन आए हैं, तो मॉनसून को अच्छे से डिटेल में जानेंगे। यहां टॉपिक दे दिया गया है। अब टॉपिक दे दिया गया इसका मतलब ये नहीं कि ये टॉपिक लिखा है, मॉनसून से रिलेटेड जो जो बातें होंगी हमें मॉनसून को जानना है। जो जो जैसा जैसा पूछा जाए, इसमें यहां लिखा गया है कि मॉनसून आया, अराइवल मैकेनिज्म, प्री मॉनसून रेनफॉल, कॉजेज, कन्वर्ज होने के कॉजेज, डिस्ट्रीब्यूशन, विंड का रिलेशन, अफेक्टिंग फैक्टर, इसमें जेट का इफेक्ट, फिर इंसो, एल नीनो, सदर्न ऑसिलेशन, इंडियन ओशन डाइपोल का इफेक्ट, टोपोग्राफी का, आईटीएस जेट का, मॉडिफाइड ट्रेड विंड का, क्लाइमेटिक, क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड बिहार, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, इसे भी हम जानेंगे, है ना। पूरा मॉनसून चैप्टर, उससे रिलेटेड बातें हमें जाननी है। फिर से नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स के बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही है। नेचुरल रिसोर्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है। इसमें मिनरल इंपॉर्टेंट है। जब हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तभी हमें मिनरल का थोड़ा सा आइडिया लगेगा, क्योंकि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही हमें बताएगा कि मिनरल कहां कहां मिलते हैं। ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही बताएगा। जैसे देखो, ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, आजोइक पीरियड, जोइक पीरियड, जोइक पीरियड में 3 मिलते हैं। सबसे पुराना पैलियोजोइक, बीच वाला मेसोजोइक, नया वाला नियो या सेनोजोइक। पैलियोजोइक में कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। इसी कैम्ब्रियन के पहले जितना भी इरा है उसे प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। कैम्ब्रियन से जोइक पीरियड शुरू हुआ, जीव जंतुओं की उत्पत्ति शुरू हो गई। इसका मतलब फिर मेसोजोइक में ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। पैलियोजोइक के कार्बोनिफेरस से जुरासिक तक ये 98% कोयले का फॉर्मेशन हुआ। इसी कोयला को गोंडवाना कोल कहता है। तो कहीं ना कहीं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ही हमें मिनरल का आइडिया मिलेगा, कौन मिनरल कहां मिलते हैं। तो यहीं से हमें मिनरल का जो बैकग्राउंड है वहीं से मिल जाएगा। तो मिनरल हमें देख लेंगे। मेजर मिनरल बेल्ट इंडिया में कहां कहां है। जब फिजियोग्राफी देखेंगे तो ऐसे ही कुछ ना कुछ मेजर मिनरल बेल्ट हमें दिख जाएगा, है ना। इंडस्ट्री को, लोकलाइजेशन ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग देम, क्या क्या फैक्टर उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जैसे ध्यान से समझो, जैसे हम इंडस्ट्री देख रहे हैं तो एक जर्मनी के बहुत बड़े थिंकर थे, उन्हीं थिंकर के रिसर्च और डेवलपमेंट के नाते हमारे यहाँ राउरकेला फैक्ट्री लगी थी, उनका नाम वेबर था। तो वेबर साहब ने क्या बोला, हालांकि उसका वेबर को हटाना है, लेकिन 2-3 चीजें बड़ी कॉमन हैं
कि इंडस्ट्री को इफेक्ट करने वाले 2-3 फैक्टर हैं। जैसे पहला, इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है उसके लोकलाइजेशन को, रॉ मटेरियल। दूसरा मार्केट। तीसरा लेबर। उन्होंने जैसा कहा, और ये लगभग लगभग सही ही है। इन्होंने कहा कुछ इंडस्ट्री जो होती है रॉ मटेरियल के पास लगाई जाती हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जैसे स्टील इंडस्ट्री, जैसे शुगर केन, शुगर इंडस्ट्री। क्योंकि जैसे मान लेते हैं स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चाहिए? स्टील के लिए कोयला चाहिए टेम्परेचर देने के लिए, आयरन का ओर चाहिए, मैग्नीज चाहिए, कॉपर भी चाहिए, तमाम सारे रॉ मटेरियल चाहिए, तब जाके बनेगा एक स्टील। उस रॉ मटेरियल में भी 100% हम यूज नहीं कर सकते, ग्रॉस होगा, उसमें से कुछ मिट्टी निकल जाएगी, कुछ दुनिया भर के वेस्टेज हो जाएंगे उसमें, तब जाके स्टील बनेगा। तो ये सारे इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के पास होने चाहिए। तो यही तो लोकलाइजेशन, क्या लोकलाइजेशन इंडस्ट्री, इनको इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या है, क्या क्या इसे इफेक्ट कर रहे हैं कि भाई इंडस्ट्री को क्या इफेक्ट करता है। फिर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी, कॉटन क्या होता है बेटा? कपास का उत्पादन होता है, कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है। कॉटन को आप जल्दी से जल्दी धागा नहीं बनाओगे तो उसमें भी सीड्स उसके निकलने लगते हैं, दाग लग जाता है, धागा खराब हो जाता है। धागा बन गया, कपड़ा बन गया, उसे पहनते रहो, भाई पहन रहे हैं, कई बार पहने हैं इसे। तो कॉटन इंडस्ट्री भी वहीं होगी जहां कॉटन का प्रोडक्शन होगा। ऐसे ही शुगर इंडस्ट्री भी वहीं होगी जहां शुगर केन मिलता होगा। चीनी की मिलें वहीं ज्यादा होती हैं। क्यों? अगर जो आप गन्ने को काटते हो और जल्दी से जल्दी उसके पेराई करके चीनी नहीं बनाते हो तो शुगर केन से वो शुगर स्टिक बन जाता है, वो तो किसी काम का नहीं रहेगा। कहा जाता है 24 घंटे में अपना 30% रस जो जूस होता है खत्म हो जाता है गन्ने का। तो इंडस्ट्री कैसे कैसे है? मार्केट बेस्ड इंडस्ट्री, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल गांव के किसी गांव गिराव में नहीं चल सकता, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मार्केट के ही पास रहे। लेबर इंडस्ट्री, अब कागज और लुगदी उद्योग, पेपर इंडस्ट्री, सब कहां होगा? लेबर के पास होगा। इंडस्ट्री को के अफेक्टिंग फैक्टर भी हमें जानना है कि भाई क्या क्या इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल इफेक्ट करता है, मार्केट इफेक्ट करता है, लेबर इफेक्ट करता है। इंडस्ट्री को फिर क्या इफेक्ट करता है? इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है हमारा, फिर वही बात कर रहे हैं जी, सेक्शन 1 में जाओगे, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर। इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है रिलीजन। इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है रिलीजन। जैसे एग्जांपल के लिए, पता नहीं आप जान रहे होंगे या नहीं, जैसे आप अफ्रीका का मैप देखेंगे, ऐसे अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका के नॉर्थ में ऐसे यूरोप का मैप है, यहां मेडिटेरियन सी है। पूरा मेडिटेरियन सी के चारों तरफ एरिया, ये इंपॉर्टेंट है जूस क्रॉप के लिए, क्योंकि मेडिटेरियन सी टाइप के क्लाइमेट में है। लेकिन यहां जूस क्रॉप यूरोप में होता है, यूरोप में पूरा होता है, लेकिन अफ्रीका के इस जगह पे नहीं होता। और ये जूस क्रॉप उगाते हैं और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ये वाइन का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अफ्रीका में वो नहीं हो रहा है, सारी क्लाइमेटिक कंडीशन है, लेकिन अफ्रीका में जूस क्रॉप, वहां खेती करते ही नहीं वो लोग। क्यों? क्योंकि मुस्लिम रिलीजन का प्रभाव है, इस्लामिक रिलीजन का प्रभाव है, वहां इफेक्टेड। क्यों? इस्लाम में वाइन का वो करना, लेना वो हराम है। तो कहीं ना कहीं रिलीजन का भी इंडस्ट्री पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। दूसरा, इंडिया का एग्जांपल देखो, पंजाब की जो लैंड है वो टोबैको के एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, तंबाकू की खेती के लिए। लेकिन चूंकि सिखों में तंबाकू खाना हराम है, इसलिए वो तंबाकू की खेती के लिए ज्यादा फेवरेबल होने के बावजूद भी वहां तंबाकू की खेती नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं रिलीजन, इंडस्ट्री को इफेक्ट करने वाले कुछ ना कुछ कॉजेस किससे होंगे? ये रिलीजन से भी होंगे। इसमें और भी बातें हम देखेंगे, इफेक्ट करने वाले गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी थोड़ा सा देखेंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में भी देखेंगे, सोलर एनर्जी के बारे में भी हम यहां कंडीशन देखेंगे। सोलर एनर्जी के बारे में इसके कंडीशन हम देखेंगे, और थोड़ा सा सोलर एनर्जी के बारे में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सर बताएंगे कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड हमारे यहाँ क्या क्या चैलेंजेज हैं और क्या क्या बेनिफिट इसके होते हैं, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के सिनेरियो एस्पेक्ट से आप वहां देखोगे।
ठीक है। इसके बाद वेजिटेशन के बारे में हम देखेंगे। ये वेजिटेशन, भाई वेजिटेशन में हमें क्या क्या देखना है, वेजिटेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या हैं। तो इसमें अगर जो थोड़ी सी बात हम कहें, इसमें अगर जो थोड़ी सी बात कही जाए, कोई भी वेजिटेशन हो, जैसे ध्यान से समझो, हम लोग वेजिटेशन है, हम लोग भी नेचर के वेजिटेशन है। कैसे, ध्यान से समझना। नेचर के वेजिटेशन का मतलब हम पर भी नेचर के विभिन्न एक्टिविटी का इफेक्ट होता है। जैसे मैं एक बात बताऊं, कुछ लोगों का लालन पालन, कुछ लोगों की परवरिश, मान लेते हैं इतनी ऊंचाई पर हो रही है, कुछ लोगों की परवरिश इतनी ऊंचाई पर हो रही है, कुछ लोगों की परवरिश इतनी ऊंचाई पर हो रही है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कुछ लोगों पर इतना, कुछ लोगों पर इतना एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, कुछ लोगों पर इतना एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है। उसी हिसाब से मनुष्य के शरीर की बनावट, उसका स्ट्रक्चर वैसा हो जाता है, और उसी हिसाब से नेचर का वेजिटेशन हम लोग तैयार हो जाते हैं। जैसे देखो, जिनमें एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, मान लेते हैं यहां कोई रह रहा हो, माउंटेन एरिया पे यहां कोई रह रहा हो, अब यहां एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होगी, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होगी, मैदान एरिया में एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जहां एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, वहां क्या होगा, वहां लोगों के नाक चपटी हो जाती है, कान छोटे हो जाते हैं, बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, और ऐसे रीजन में, थोड़ा सा नॉर्थ वाले रीजन में टेम्परेचर भी जहां कम हो, उसमें कहीं ना कहीं कलर एकदम व्हाइट जैसा होता जाता है, उनमें मेलानिन की कमी होती है। मेलानिन आपके कलर को डिसाइड करता है। अब ऐसे लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट में हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं क्या, मंगोलाइट। जो मैदानों में रह रहा है, थोड़ा सा वेस्टर्न रीजन में रह रहा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, उन्हें कॉकोसाइट बोल देते हैं, मेटेरियन सी टाइप बोल देते हैं। जो ज्यादा टेम्परेचर में रह रहा है, ज्यादा टेम्परेचर में रह रहा है, ज्यादा बारिश भी हो रही है, ह्यूमिडिटी वाला एरिया है, उन्हें द्रविड़ या निग्रो बोल देते हैं, साउथ वाले रीजन में। इसका मतलब हम भी वेजिटेशन हैं नेचर के, और अगर जो नेचर के हम वेजिटेशन हैं, हम पर क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये जो वेजिटेशन हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट, ये भी तो उसी तरीके से है। तो अगर जो इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर की बात करें, तो इसमें कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक टेम्परेचर, दूसरा प्रिसिपिटेशन। पहला टेम्परेचर, दूसरा कौन सा, प्रिसिपिटेशन। तो टेम्परेचर इफेक्ट करता है, और दूसरा क्या इफेक्ट कर रहा है, प्रिसिपिटेशन इफेक्ट कर रहा है। चलो इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, तब तो आपको पता चलेगा। यहां से अगर जो सवाल आए तो हम कैसे कर सकते हैं, और ये मॉनसून से ही कहीं ना कहीं रिलेट करके निकलेगा। पहले मॉनसून पढ़ेंगे, उसके बाद इसे पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है वो भी डिसाइड किया जाएगा, वो मैं करूंगा, आपको नहीं बताना है। वो कब कैसे पढ़ना है कि आपको ख्याल आ जाए, आपको याद आ जाए, वो मैं डिसाइड करूंगा। तो टेम्परेचर की अगर जो हम बात करें, चलो देखते हैं। टेम्परेचर हमें मिलता कहां है, सनलाइट से। नेचुरल जो सोर्स है सनलाइट है। तो मान लेते हैं टेम्परेचर ज्यादा हो, थोड़ा सा ध्यान देना। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो हाइट, पेड़ों की लंबाई भी ज्यादा होगी, हाइट ट्री की। अगर हाइट ज्यादा हो रही है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो हाइट ज्यादा, हाइट ज्यादा होने के साथ साथ पेड़ों की लकड़ियां जो होंगी उनमें हार्डनेस भी ज्यादा होगा। हार्डनेस ऑफ वुड्स ऑफ ट्री, वो भी कठोर लकड़ियां होंगी। या हम ऐसे कर सकते हैं, पेड़ों की जो लकड़ियां होंगी उनका डार्कनेस ऑफ कलर ऑफ ट्री वो भी ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा टेम्परेचर वाले रीजन में कोई
पेड़ की लकड़ी है, मान लेते हैं वो ग्रीन कलर की, तो एकदम डार्क ग्रीन होगी। रेड है, डार्क रेड होगी, मतलब उसमें कलर का डार्कनेस भी ज्यादा होगा और वेजिटेशन कुछ इस टाइप से मिलेगा। जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा, उससे कम टेम्परेचर वाले में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा, उससे कम टेम्परेचर वाले में टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, उससे कम टेम्परेचर वाले में कोनिफेरस फॉरेस्ट मिलेगा, उससे कम टेम्परेचर टुंड्रा फॉरेस्ट मिलेगा, उससे कम टेम्परेचर वाला कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब अगर जो हम इधर से इधर आ रहे हैं तो इधर से इधर आने पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। सबसे अधिक टेम्परेचर वाले, उससे कम टेम्परेचर वाले, उससे कम टेम्परेचर वाले, उससे कम टेम्परेचर वाले, सबसे कम टेम्परेचर वाले। अब अगर जो इसे तो हम तब जान पाएंगे ना जब क्लाइमेट पढ़ लें, मॉनसून पढ़ लें, प्रेसिपिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लें। सिर्फ टेम्परेचर पे बात हो रही है, अभी प्रेसिपिटेशन पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब इसी को अगर जो अप्लाई करना हो बेटा, इसी को अप्लाई करना हो, सिंपल सा इसी को अप्लाई करना हो इंडिया में, तो इंडिया में कैसे, इंडिया की बात कर लें। इंडिया में दो रीजन, इंडिया हिमालय रीजन, हिमालय रीजन, इंडिया पेनिनसुला रीजन। हिमालय रीजन में पेनिनसुला रीजन में, हिमालय रीजन में 900 मीटर की हाइट, 1800 मीटर की हाइट, 2500 या 2600 मीटर की हाइट, 3300 मीटर की हाइट, 4000 मीटर की हाइट, 4000 मीटर की हाइट से ऊपर। तो हिमालय में तो इतनी ऊंचाई मिल जाएगी, लेकिन पेनिनसुला में तो 900 मीटर, 1800 और फिर कहीं ना कहीं 2600 2500 से ऊपर हाइट मिली ही नहीं। मतलब पेनिनसुला का कोई पार्ट तो 2500 2600, बहुत कम ऐसा रीजन है जो 2500 मीटर से ऊंचा है। हम इतनी बातें जानते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, हमें पता है टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा। अब इसी को सेट कर लो। अब आपसे पूछ ले वेजिटेशन, इंडिया का वेजिटेशन वर्टिकली डिस्क्राइब कीजिए, तो इंडिया का वेजिटेशन वर्टिकली कैसे करेंगे भाई, सबसे ज्यादा टेम्परेचर 900 मीटर पे होगा, तो ये पहला मिलेगा ट्रॉपिकल, यहां भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उससे ऊपर ये दूसरा, मतलब कम टेम्परेचर, सब ट्रॉपिकल दूसरा। उससे ऊपर तीसरा टेम्परेट, उससे ऊपर कोनीफेरस, उससे ऊपर तुंद्रा, उससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। फिर से ट्रॉपिकल यहां, फिर सब ट्रॉपिकल यहां, उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट। इसका मतलब टेम्परेट फॉरेस्ट के ऊपर पेनिनसुला में मिलेगा ही नहीं, कोनिफेरस फॉरेस्ट नहीं मिलते, क्योंकि ऊंचाई उतनी है ही नहीं, टेम्परेचर उतना कम होता ही नहीं पेनिनसुला इंडिया में। अब अगर जो हम हिमालय को इसी में, इंडियन ज्योग्राफी ध्यान रखना है, हमारे सिलेबस में मेंस के सिलेबस हमेशा इंडियन ज्योग्राफी है, तो अगर जो हम इसे इस तरीके से पढ़ रहे हैं, इस तरीके से हम फिगर बना दे रहे हैं, और बस बाकायदे खाली ट्रॉपिकल डेजर्ट में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कौन कौन से वेजिटेशन मिल रहे हैं, पौधों के नाम बस लिख लें, महगनी, इबनी, आयरनवुड, ग्रीन हार्ट, ये सारे नाम ही तो बस लिखने हैं। इसी में हम देखेंगे कि ये कोनिफेरस फॉरेस्ट और ये सब ट्रॉपिकल से थोड़ा सा टेम्परेट फॉरेस्ट, इसी को अल्पाइन बोलते हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट हिमालय में।
अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे यहां हम नीचे की तरफ आ रहे हैं टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो लकड़ियों में डार्कनेस जो है कलर वो भी कम होगा, लकड़ियां व्हाइट होती जाएंगी, हार्डनेस जो होगा वो भी कम होगा, हार्डनेस जब कम होगा तो लकड़ियां हल्की होती जाएंगी। तो इसीलिए पर्वत पे ऊंचाई वाले रीजन की जो लकड़ी होती है उससे बैट बनाए जाते हैं, हल्के बैट बनते हैं जिससे फ्रीक्वेंसी खूब तेज हो, फ्रीक्वेंसी अच्छी रहेगी तभी बल्ला अच्छा काम करेगा, तभी सिक्सर जाएगा, तभी कलाई आप मोड़ पाओगे। समझ में आ रही बात? ऐसे ही दूसरे की भी बात कर लेते हैं, प्रिसिपिटेशन की बात करते हैं। प्रिसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, ऐसे समझो। रेनफॉल मान लेते हैं प्रिसिपिटेशन कम हो, मैं पीपीटी लिख दे रहा हूं, पीपीटी प्रिसिपिटेशन कम हो। जब प्रिसिपिटेशन कम होगा तो बायोमास भी कम होता है। अब बायोमास का मतलब, बायो का मतलब फ्लोरा और फौना, वनस्पति और जीव जंतु, मास का मतलब नंबर, तो ये हो जाता है कम, बायोमास कम हो जाता है। बायोमास के साथ बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है। बायो का मतलब आपको पता है फ्लोरा फौना दोनों, डाइवर्सिटी का मतलब टाइप। तो फ्लोरा और फौना के टाइप भी कम होंगे, फ्लोरा और फौना के टाइप भी कम होंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी कम होगी। जब दोनों कम हो रहा है बायोडाइवर्सिटी भी कम होगी तो वेजिटेशन कुछ ऐसा मिलेगा। जहां सबसे अधिक बारिश होगी वहां एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। अब किताबों में जब आप देखोगे एवरग्रीन फॉरेस्ट में तो वहीं लिखा होगा, पहले लिखा होगा वेट एवरग्रीन, फिर लिखा होगा ड्राई एवरग्रीन। उससे कम बारिश जहां होगी वहीं मिलेंगे डेसिडुअस, डेसिडुअस पर, इसमें भी वेट डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस। तो आप ऐसे समझो एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको ट्री मिलेंगे, डेंस ज्यादा रहेगा, इसकी लेंथ ज्यादा रहेगी। फिर से डेसिडुअस फॉरेस्ट में ट्री मिलेंगे, डेंसिटी इसकी कम मिलेगी, इसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। फिर से और कम बारिश वाले रीजन में सवाना वेजिटेशन मिलेगा। सवाना वेजिटेशन का मतलब अब ट्री तो मिलेंगे, ये कम डेंस होंगे, साथ साथ ट्री के साथ क्या मिलने लगेगा, घास भी मिलनी शुरू हो जाएगी। और कम बारिश हो गया, और कम बारिश जब होगी तो खाली घास मिलेगा, और कम बारिश में डेजर्ट, डेजर्ट या जेरोफाइट, जेरोफाइट वेजिटेशन मतलब इधर से इधर हम आएंगे, इधर से इधर हम आएंगे तो क्या होगा, इधर से इधर आने में रेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इधर से इधर आने में रेन कम हो रहा है। जहां ज्यादा बारिश होगी सबसे अधिक बारिश वाला रीजन में आपको मिलेगा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, उससे कम बारिश ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, उससे कम बारिश ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेट डेसिडुअस, उससे कम बारिश फिर ड्राई डेसिडुअस, उससे कम बारिश सवाना वेजिटेशन, उससे कम ग्रासलैंड एरिया टेम्परेट ग्रास, उससे कम या सबसे कम डेजर्ट क्लाइमेट मिलेगा। अब इसी को फिर पूछ लिया जाए भाई इंडिया के सिनेरियो में इस कॉन्सेप्ट को बताइए, तो इस टाइप से आपको मेंस पढ़ना है कि फिर वो कौन सी किताब में इस तरीके से दिया होगा, इसी को इंडिया में अप्लाई कर दो। आपको एक बार देखना है कि भाई कौन सी किताब में इस तरीके से दिया होगा कि आप देख पाओगे, इंडिया में अप्लाई कर दो। तो इंडिया में अप्लाई कर दो तो हमें पहले से पता होगा मॉनसून के बारे में,
मॉनसून के बारे में हमें पहले से पता होगा कि भाई मॉनसून कैसे कैसे है। मॉनसून हम पढ़ लिए होंगे, तो मॉनसून अगर जो हम पढ़ लिए तो हमें पता चला कि भाई इंडिया में मान लेते हैं हम वेजिटेशन देख रहे हैं, हम वेजिटेशन देख रहे हैं, और वेजिटेशन हम कहाँ का देख रहे हैं, मान लेते हैं हम हिमालय का वेजिटेशन देख रहे हैं। मॉनसून हम पढ़ लिए हैं, हमें यह पता चल गया है कि हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय में और ईस्टर्न हिमालय में बारिश कैसे हो रही है, ये बात हम देख लिए। तो हमें पता चला कि जैसे जैसे हम हिमालय में वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से ऐसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे, इधर से इधर आने में रेनफॉल कम होगी, रेनफॉल कम होगी। और हिमालय में हमने देखा कि 900 मीटर की हाइट पर टेम्परेचर वैसा ही रहेगा, सेम, मतलब 900 मीटर की हाइट पर तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेगा ही टेम्परेचर के नाते। तो जब 900 मीटर की हाइट पर हमें जाना है किधर, वह ईस्ट से किधर जाना है, वेस्ट की तरफ। और जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है बेटा, तो यहां ध्यान दो, हर जगह ईस्ट में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो मिलेगा ही, ट्रॉपिकल 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 900 मीटर की हाइट पे ट्रॉपिकल मिलेगा ही, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ऐसे। समझ में आ रही बात? तो लेकिन ट्रॉपिकल के साथ स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, यहां से शुरू करना है। पहला ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, फिर और वेस्ट में जाओ थोड़ी कम बारिश, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, और ईस्ट में गए ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस। अभी बिहार वाला रीजन है, देखो बिहार वाला नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन, यहां पश्चिमी चंपारण, ये मोतिहारी वगैरह वाला रीजन वेस्ट में, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये क्या, यहां क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस। आप बिहार के वेजिटेशन को भी तब जान पाएंगे जब पूरा इंडिया होलिस्टिक व्यू में आप पढ़ें। और जब आपका वेजिटेशन, मान लिया पूछ ले, डिस्कस द वेजिटेशन ऑफ हिमालय, हिमालय के वेजिटेशन को बताइए, बिहार के वेजिटेशन को उसमें इंक्लूड कीजिए, तो आप किस तरीके से, ये फिगर बना देना है, वेजिटेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेना है, फिगर बना देना, बस इसमें पौधों को ही तो लिखना है कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन में महगनी, इबनी, ग्रीन, आयरनवुड, ग्रीन हर्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या मिलेगा, आपका बैम्बो, सागौन, सीसम, मैंगो, है ना, नीम, बबूल, बैम्बो, सैंडलवुड, ये सब मिलेगा। फिर ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। पूरे इंडिया में 40% से ऊपर सबसे अधिक ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस ही मिलता है, पूरे इंडिया में यही ज्यादा है, सबसे अधिक फॉरेस्ट इसी का है। ट्रॉपिकल सवाना, ये ट्रॉपिकल सवाना, तो सवाना में ट्री भी मिलेंगे, ट्री भी मिलेगा, घास भी मिलेगी, ग्रास भी मिलेगा। तो इसीलिए तो यहां उत्तराखंड में आपको बुग्याल, पयार, ग्रासलैंड आपको पढ़ाऊंगा, फिजियोग्राफी ही पढ़ाऊंगा, तब मिलेगा। फिर ऐसे ही और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा ग्रासलैंड, आप घास की जमीनें देखेंगे, यहां मर्ग, कश्मीर वैली में मिलेगा। और जाएंगे इधर वेस्ट में तो डेजर्ट, डेजर्ट। तो इंडिया में भी हम हिमालय का वेजिटेशन पढ़ें, गेंगेटिक प्लेन का वेजिटेशन पढ़े, इसी तरीके, इसी क्रम में, इसी कॉन्सेप्ट से हमें पढ़ना है। पेनिनसुला का, पेनिनसुला का देखो, इंडियन पेनिनसुला, ये इंडियन पेनिनसुला है। हम जब मानसून पढ़ रहे होंगे, हम जब मानसून पढ़ रहे होंगे तभी हमें पता चल जाएगा कि इंडियन पेनिनसुला में, इस वेस्टर्न घाट में साउथ से नॉर्थ में जाने पर रेनफॉल कम होता है। साउथ से नॉर्थ में जाएंगे तो ये रेनफॉल कम होता है। तो जब साउथ से नॉर्थ में जाएंगे रेनफॉल कम होगा, तो सबसे अधिक बारिश केरल में, उससे कम बारिश कर्नाटका में, उससे थोड़ी कम बारिश गोवा के कोस्टल एरिया में, महाराष्ट्र में। इसका मतलब जब हम साउथ से नॉर्थ में जाएंगे तो वेजिटेशन कैसा मिलेगा, वेजिटेशन कैसा मिलेगा, ध्यान से समझिए। वेजिटेशन साउथ में जो वेजिटेशन मिलेगा, ये यहां मिलेगा ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। इसके नॉर्थ में जाएंगे ट्रॉपिकल
ड्राई एवरग्रीन। और थोड़ा सा और नॉर्थ में जाएंगे तो ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस मिलेगा। और यही ये जो फॉरेस्ट मिल रहा है इसे ही शोला फॉरेस्ट कहते हैं। यही शोला फॉरेस्ट यहां कर्नाटक के हाइट पर भी शोला फॉरेस्ट मिलेगा। तो जैसे भी आपको डिस्क्राइब करना है उसका एक एक टॉपिक लेयर दर लेयर, मॉनसून पढ़ा, बारिश जान लिया, उसी हिसाब से वेजिटेशन जान लिया, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के में क्या क्या फैक्टर, क्या क्या कॉजेज हैं उसे जान लिया। अब आप समझ लो कि मैंने तो एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया, सिलेबस बताते बताते आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया। तो ये पूरा इसी हिसाब से जब हम वेजिटेशन पढ़ेंगे, पूरी इंडिया का वेजिटेशन पढ़ेंगे, मैंग्रोव के बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि ये वेजिटेशन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट बोला जाता है, ये कोस्टल एरिया में ही मिलता है, टाइडल फॉरेस्ट है। फिर हमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जानने हैं जिसमें नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये नेचुरल डिजास्टर है और इसका मैनेजमेंट के बारे में ये फैक्चुअल टॉपिक रहेगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा, है ना। इसके बारे में ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है, इसका डिजास्टर से लिंक करके इसे पढ़ना है, ठीक है। उसमें फ्लड, ड्राउट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, है ना। सेंडई फ्रेमवर्क जानना है, जापान में एक जगह है सेंडई, है ना। इसके बाद भाई क्या टॉपिक है, पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो आपको कुछ तो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, कुछ यहां मैं भी पढ़ाऊंगा, है ना। पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको देखा ही आपने, तो अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को जान लेना है, सेंसस वगैरह, माइग्रेशन, उसके कॉजेस कॉन्सिक्वेंस सब जान लेना है, अर्बनाइजेशन से टॉपिक जान लेना है, डिजर्टिफिकेशन भी टॉपिक है, इसका रीजन क्या है, इफेक्ट क्या है। एक ये टॉपिक सॉरी थोड़ा गला फंस रहा है, लगातार बोलना हुआ ना, तो ऑनलाइन में लगातार बोलना होता है। जब ऑफलाइन में आप सामने बैठे रहते हो तो थोड़ा सा आपके बारे में मैं जान लिया, मेरे बारे में आप जान लिए, थोड़ा सा और चीजें हो गई, तो ऑफलाइन में थोड़ा सा मामला रिलैक्स होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट भी होता है। यहाँ तो वन वे कम्युनिकेशन है, तो इसलिए बोला जा रहा है तो थोड़ा सा गले में तकलीफ आती है। खैर सॉरी। तो ये लास्ट वाला टॉपिक थोड़ा सा जानबूझ के ऐड किया गया है, ये बड़ी न्यूज में है, कुछ इसमें न्यूज वाले टॉपिक भी हैं। जैसे अभी मेघालय की एक घटना है, हम लोग एक जगह ट्रेवल कर रहे थे, अचानक नदी के बीच में मेघालय में पहुंचे, तो अचानक जैसे ही नदी के इधर हुए तो एयरटेल में मैसेज क्या आ रहा है, 4:32 हमारी घड़ी में टाइम हो रहा था, अचानक घड़ी का टाइम बढ़ गया 5:02, मतलब आधा घंटा बढ़ गया। अब आधा घंटा बढ़ गया, उसके बाद मैसेज यार वेलकम इन बांग्लादेश एयरटेल, वेलकम टू बांग्लादेश एयरटेल, इस टाइप से मैसेज आ गया यार। हम कहे यार बांग्लादेश में आ गए, नदी का मतलब बस एरिया हमने वो किया, वो ट्रांस बाउंड्री है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आते जाते हैं लोग वहां से, लेकिन 30 मिनट टाइम बढ़ गया। अब जब ये बात हुई तो हम लोगों को ऐसे देखना चाहिए, हम लोग जनरल चीजों में एक बार लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो हमने पढ़ा होगा उसमें हमें यह पता चलेगा कि जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ईस्ट की तरफ जाने पर 4 मिनट का टाइम इंक्रीज होता है पर लॉन्गिट्यूड जाने में। लेकिन यहां मेघालय से जब कोई वेस्ट की तरफ आ रहा है बांग्लादेश में, तो यार यहां तो तब इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हम जिस लाइन से 82.5 डिग्री ईस्ट से, जिस लाइन से हम अपनी टाइम डिसाइड करते हैं, अपना टाइम डिसाइड करते हैं, बांग्लादेश उससे आधे घंटे आगे है। ये जो स्टेट है मेघालय, चूंकि ये इंडिया की टेरिटरी है, इसीलिए यहां भी जो टाइम डिसाइड हो रहा है इसी लाइन से डिसाइड हो रहा है, जबकि यहां दिन निकलने का जो रियलिटी है, दिन निकलने की जो रियलिटी है यहां से पहले है। अब ये सारी बातें आप जानते होंगे कि मतलब अगर जो पूरे इंडिया में सुबह के 5 बज रहे हैं तो यहाँ 5 बजे में यहाँ धूप रहती है। इंडिया के कई पार्ट में जैसे गुजरात वगैरह में एकदम रात रहती है। ऐसे ही शाम को जब 5 गुजरात में बजता है तो वहां लगभग 3-4 बजे की धूप रहती है और यहाँ एकदम रात हो जाती है। तो यहां बिजली का खपत ज्यादा शाम को, ऑफिसेज में वुमेन सिक्योरिटी
तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट ने बोला कि भाई टाइम जोन 2 कर दीजिए। जब आप टाइम जोन 2 कर देंगे तो 2 टाइम जोन करने से एक बात ये हो जाएगी, इधर वाले दूसरे टाइम से अपना वो डिसाइड करेंगे, इधर वाले दूसरे टाइम से डिसाइड करेंगे, टाइम हम मैनेज कर लिया करेंगे। ये बात पहुंची पार्लियामेंट्री कमेटी में। पार्लियामेंट्री कमेटी आज के मतलब पिछली लोकसभा की बात है, वरुण गांधी उसे हेड कर रहे थे। पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसे रिजेक्ट कर दिया, रेलवे और एविएशन का हवाला देके, सिक्योरिटी का हवाला देके। बाद में नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी पुणे, नेशनल फिजिक्स लैबोरेटरी पुणे ने क्या किया, उसने बोला कि अगर जो हम 2 टाइम जोन कर रहे हैं तो उसने कुछ ऐसा डाटा दिया, शायद 2 मिलियन यूनिट बिजली हर साल हम बचाएंगे या हर महीने बचाएंगे। जब इसने ऐसा कुछ बोला तब सरकार के कान खड़े हो, भाई ऐसी चीजें हैं तो फिर इस पर विचार करना है। इसने प्रपोजल दिया कि हम क्या करें, ऐसे 89 डिग्री 52 मिनट ईस्ट लाइन को मान लें। इसने प्रपोज किया ये लाइन असम और वेस्ट बंगाल के बीच से जाएगी। पूरे इंडिया का टाइम इसी से डिसाइड होगा। इस लाइन से टाइम डिसाइड होगा नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट प्लस इसमें अंडमान और निकोबार का टाइम डिसाइड होगा इसी से। तो ये प्रपोजल है, प्रपोजल है। इसके फायदे क्या हो सकते हैं? इकोनॉमिक फायदा है सीधा सीधा, वुमेन सिक्योरिटी का फायदा है। इसकी लिमिटेशन क्या है? तो ये टॉपिक तो बाद में लगाया गया है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, न्यूज वाला टॉपिक है, क्या पता आ जाए, क्या पता आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, इसी हिसाब से लगाया गया है। तो लगभग लगभग इतनी बातें हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन है। हमारे यहां ये बैचेज हैं, 5 सेंटरों पे मेंस का बैच हमारा चल रहा है। 5 सेंटरों पे चल रहा है, बोरिंग रोड, दिनकर गोलंबर, एनआईटी मोड़, गया जी में भी चल रहा है, मुखर्जी नगर चल रहा है। मैं आपकी क्लास बोरिंग रोड ब्रांच पे लूंगा, इंग्लिश मीडियम बैच। तो ऑफलाइन भी क्लासेस है, आप वहां भी आ सकते हैं, और जानकारी भी दी गई है, कहां कहां कौन कौन से सर पढ़ाएंगे इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। इंग्लिश मीडियम का जो बैच है, इंग्लिश मीडियम का बैच है हमारे यहां सिर्फ बोरिंग रोड है। क्लियर? ये इसकी टाइमिंग दी गई है, इसके बारे में जो जो डिटेल है, टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल से भी आप जान सकते हैं। यहां नंबर भी दिए गए होंगे। अच्छा, नंबर नहीं दिए गए हैं, कोई नहीं, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगा। वैसे भी एडिटोरिया का अगर जो आप देख रहे हैं तो वहां नंबर वगैरह भी दिए गए होंगे, उस नंबर पे आप पता कर सकते हैं, है ना। तो इसे आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। जो भी बैचेज, मान लिया 2-1 क्लास आपकी छूट भी जाए, आप ज्वाइन करें तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको ऐसे ही फॉर्म में, आप ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो पूरी रिकॉर्डिंग आपको पिछली मिल जाएगी, ये इंश्योर रही है। प्रिंटेड नोट्स आपको उसका मिल जाएगा। वो प्रिंटेड नोट्स कहीं ना कहीं टीचर के ही, जो भी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अपने गाइड में ही वो नोट्स बनवा रहा हूँ, उसी के हिसाब से वो नोट्स बन रहा है। जो जो टॉपिक यहाँ आपको बताया हूँ उसका पूरा नोट्स है, हालांकि क्लासेस में आपको उसका बेहतर कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं जितनी बातें मेरे द्वारा बताई गई हैं आपको अच्छे से समझ में आई हैं, और इसे आप अपने अंदर उतारने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक रहा, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, और आपको ढेर सारी शुभकामना। आप जिस भी एग्जाम के लिए लगे हों, मेंस के लिए लगे, पीटी के लिए लगे, और आपका सारी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी के साथ मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच। ठीक।